हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें सू जिन यान की कहानी को देखेंगे। उसके और उसके हस्बैंड गु मिंग यान की शादी को 7 साल हो गए हैं। उनकी शादी प्यार, विश्वास और सपनों से भरी हुई लगती है, लेकिन एक दिन एक झटके में सब कुछ बदल जाता है जब मिन यान अपनी वाइफ जिन यान से एक अनएक्सपेक्टेड और पेनफुल डिमांड रखता है। वो चाहता था कि वो उसकी मिस्ट्रेस की देखभाल करे, वाकई में किसी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेकार बात होगी। ये सब कुछ जानने के बाद जिनयान की तो अचानक से दुनिया ही उजड़ जाती है और फिर वह अपने रिश्ते, अपनी पहचान और अपने दर्द के बीच एक कठिन सफर पर निकल पड़ती है। क्या वो अपने प्यार को बचाएगी या खुद इस धोखे से खुद को मुक्त कर पाएगी? एक तनावपूर्ण भावनात्मक कहानी जो प्यार और विश्वासघात और आत्मखोज की परतें खोलती है। तो चलिए बिना देरी करे हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शू जिन यान और उसके हस्बैंड गो मिंग शुआन के बीच में बहस चल रही होती है। यहाँ पर मिंग युआन उसे बताता है मेरी एक फ्रेंड है क्विंगी, साथ ही वो उससे कहता है उसकी अभी डिलीवरी हुई है तो तुम उसका ध्यान रखना। इस पर तो जिनयान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस का ध्यान रखूं? इस पर मिंग युआन उससे कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है और उसका बच्चा भी मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई नहीं है। तो मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ तुम हॉस्पिटल तक उसे बस खाना पहुँचा दो। पर तो जिनयान को गुस्सा आ जाता है कि हम लोग 7 साल से साथ में थे, हमारी शादी को भी पूरे 3 साल हो चुके हैं और फिर भी तुम्हारी नजरों में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। इस पर मिंग शुआन को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो और किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? यहाँ पर जिनयान उसे साफ कह देती है मैं बिजी हूँ और मैं नहीं जा सकती। हम देखते हैं मिंग शुआन तो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। गुस्से में उससे कहता है घर के काम के अलावा तुम करती ही क्या हो? तो कह रही हो कि तुम बिजी हो। फिर जिनयान उससे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं बस यहाँ पर खाना बनाने के लिए हूँ? भूलो मत तुम्हारे लिए ही मैंने अपने कैरियर को छोड़ दिया क्योंकि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। फिर मिंग शुआन उससे कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, तुम क्विंगी के लिए खाना लेकर जाओगी। अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दो। फिर जिनयान भी उससे कहती है ठीक है मैं अपना लॉयर भेज दूंगी कल डिवोर्स पेपर्स के साथ में। फिर मिंग शुआन तो सोचने लग जाता है जो हमेशा से मेरी बात सुनती थी आज वो मुझसे बहस कर रही है, लेकिन मुझे इसे अपने कंट्रोल में ही रखना होगा। फिर मिंग शुआन उसे धमकाते हुए कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। फिर जिनयान तो चुप हो जाती है। फिर मिंग शुआन के दिमाग में चल रहा होता है ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर वो जिनयान से कहता है तुम क्विंगी का अच्छे से ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं मिंग शुआन की मदद जिनयान को अंदर से आवाज लगाती है कि आकर मेरा शुगर टेस्ट कर दो। फिर मिंग शुआन उससे कहता है जाओ मेरी माँ की बात सुनो। उसको ऐसा बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। पर जब अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है उनका ब्लड शुगर चेक करने के लिए, तो यहाँ पर वो उससे कहती हैं कि तुम्हें क्विंगी के लिए इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी मिंग शुआन के सामने। कि ये बात सुनकर जिनयान उनसे पूछती है इसका मतलब आपको भी उसके बारे में पता था और आपने मुझे बताया भी नहीं? यहाँ तो वो बेशर्मों की तरह कहती है तो क्या हो गया, वो लड़की मिंग शुआन को उसका बेटा दे रही है, वैसे भी बाकी सब कुछ तो तुम्हारा ही है। यहाँ पर जिनयान के दिमाग में चल रहा था जिस मदर इन लॉ की मैंने इतने दिनों तक देखभाल की वो अपने बेटे की मिस्ट्रेस का सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ फिर से उससे कहने लग जाती है ये इतना बड़ा घर और मेरा बेटा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इस पर जिनयान कहती है जिस घर की आप बात कर रही हैं वो आप लोगों को मैंने दहेज में दिया है। इस पर तो वो चिढ़ जाती हैं और कहती हैं तो क्या हो गया, तुम्हारा सब कुछ मेरे बेटे का ही तो है। और ये बोलकर कहती हैं चलो अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, मेरा ब्लड शुगर चेक कर दो। इस पर तो जिनयान उनके हाथ में वो निडल जोर से छुपा देती है, पर तो उनकी चीख निकल जाती है और वो जिनयान से कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो वो सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही थी। पर जिनयान से कहती है 2 साल पहले जब आप गाँव से आई थी तब से लेकर आज तक मैंने कितना ध्यान रखा है आपका और आप इस तरीके से मुझे अब सुना रही हो। पर तो वो कहने लग जाती है मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया अपना ध्यान रखने के लिए, हाँ तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। इस पर जिनयान कहती है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद उससे डिवोर्स ले लूंगी। पर तो उसकी मदर इन लॉ उस पर भड़कने लग जाती है और वो वहाँ से चली आती है और पीछे से तो उनको पैनिक अटैक आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम जिनयान को उसकी फ्रेंड डूडुआ के साथ देखते हैं। यहाँ पर जिनयान डूडुआ से कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए तो तुम मेरे लिए डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवा दो। उसकी ये बात सुनकर डूडुआ तो एकदम खुश हो जाती है और कहती है मैं हमेशा से ये चाहती थी कि तुम उस आदमी को डिवोर्स दे दो, तो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। और ये बोलकर वो उसको डिवोर्स एग्रीमेंट दे भी देती है। तो देखकर जिनयान पूछती है तुमने इसको कब रेडी किया? इस पर डूडुआ तो अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहती है मुझे पता था ये दिन तो जरूर आएगा, इसके लिए तो मैं पूरी तरीके से रेडी थी। फिर हम देखते हैं वो उन पेपर्स को चेक करने लग जाती है और यहाँ पर डूडुआ से कहती है इसको ठीक कर दो, मुझे कंपनी में कोई भी
शेयर नहीं चाहिए। पर डूडुआ तो उस पर भड़क जाती है और कहती है तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो और अभी भी उसके प्यार में हो, इसीलिए अपनी कंपनी के शेयर लेने के लिए इनकार कर रही हो। लेकिन जिनियान उसको बताती है कि इस कंपनी की चिप को तो मैंने 3 साल पहले ही पेटेंट करवा दी थी, वो 3 दिनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है और उसके चलते वो लोग अपने बिजनेस को पब्लिक नहीं कर पाएंगे। अगर मैं पार्टनर रहती हूँ इस बिजनेस में तो उसके कॉन्शियस भी मुझे झेलने पड़ेंगे। ये अच्छा होगा ये कंपनी मिंग शुआन के पास ही रहे। यहाँ पर वो उन पेपर्स को ठीक करवाती है और हम उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल को देखते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। सीन में हम देखते हैं जब अपने कार में बैठी थी तभी यहाँ पर मिंग शुआन की एक वीडियो कॉल से आती है। यहाँ पर तो वो उसके ऊपर भड़क रहा था, कहते हुए कि तुमने मेरी मॉम के साथ में किस तरीके से बिहेव किया और तुम क्विंगी के पास में तक नहीं गई अभी तक। पर तो वो सोच रही थी इस आदमी को तो मैं अभी तक पहचान नहीं पाई थी। मिंग शुआन उसको बहलाने लग जाता है, ये कहते हुए कि मॉम तो तुम जानती हो ना गाँव से आई है, तो तुम उनकी बातों का बुरा क्यों मान रही हो। यहाँ पर जिनियान उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैं क्विंगी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो जिनियान उससे कहती है ठीक है मैं तुमसे वहीं पर मिलती हूँ और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। तो मिंग शुआन इस पर सोच रहा था कि जिनवान अभी भी उसके इशारे पर चलती है। फिर हम देखते हैं मिंग शुआन तो हॉस्पिटल पहुंच गया था और जिनवान भी उसके पीछे से आ गई थी। यहाँ पर वो उस जगह को देखकर सोच रही थी कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है, इस जगह की पेमेंट तो मिंग शुआन ही कर रहा है। पर वो याद करने लग जाती है कैसे स्कूल टाइम में जब उसने मिंग शुआन से कहा था कि मुझे एक पेस्ट्री दिलवा दो, लेकिन मिंग शुआन ने तो उसे मना कर दिया था। और इस पर जिनयान सोचती थी ये काफी गरीब फैमिली से आता है, इसीलिए मैं हमेशा उसकी मदद करती आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके का निकलेगा। नेक्स्ट सीन में हम मिंग शुआन को क्विंगी के पास में देखते हैं, तो यहाँ पर वो उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। यहाँ पर जिनयान जब अंदर आती है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, कहते हुए कि तुम यहाँ पर बिना नॉक किए हुए अंदर कैसे आ गई। फिर जिनयान उससे कहती है क्या मैंने तुम तीनों की प्यारी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। पर मिंग शुआन फिर से सफाई देने लग जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर जिनयान उससे कहती है ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि तुम लोग के बीच में क्या है। पर तो मिंग शुआन उसको एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है इस तरीके से मुझे ब्लेम मत करो। फिर जिनयान उससे कहती है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो और मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। तो यहाँ पर क्विंगी बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए मैंने मिंग शुआन से मदद मांगी है, तो तुम कहोगी तो मैं मिंग शुआन को तुम्हें वापस कर दूंगी। ये बोलकर वो उठने लग जाती है और यहाँ पर मिंग शुआन तो उसे संभाल रहा था। जिनयान उससे कहती है बोल तो ऐसे रही हो जैसे मिंग शुआन हमेशा से तुम्हारा ही था। तो मिंग शुआन तो जिनयान पर भड़क जाता है और कहता है तुम क्विंगी से इस तरीके से क्यों बात कर रही हो। पर जिनयान उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और क्विंगी से कहती है तुम तो रिचेस्ट फैमिली से आती हो ना, तो तुम्हें दूसरों की जरूरत क्यों पड़ रही है। पर क्विंगी उसे बताती है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ ना। पर जिनयान उससे कहती है तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर तो है ना, और वो इस हॉस्पिटल से बस थोड़ी ही दूर रहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन सब बातों को समझती नहीं हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। पर तो क्विंगी सैड होने का नाटक करने लग जाती है और कहती है इस तरीके से तुम्हें मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। और मिंग शुआन से कहती है कि तुम जिनवान के साथ चले जाओ और मैं अपना ध्यान खुद से रख लूंगी। पर मिंग शुआन बच्चे को गोद में उठा लेता है। क्विंगी से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इस बच्चे की और तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर आराम से रहो। तभी हम देखते हैं वो जिनवान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और भड़कते हुए कहता है तुम क्विंगी के साथ इस तरीके से पेश क्यों आ रही थी। यहाँ पर वो अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है अगर मैंने उसको कुछ बोल दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। इस पर मिंग शुआन उससे कहता है तुम नहीं जानती फू फैमिली की अपनी बेटी के वापस आने के बाद उन लोगों ने क्विंगी को घर से निकाल दिया। उसकी मॉम भी हमेशा गैम्बलिंग में रहती है, बेचारी ने खुद के बलबूते पर अब्रॉड से ग्रेजुएशन किया, वो भी चिप डेवलपमेंट में। बात पर जिनयान उससे कहती है तुम्हें उसकी अचीवमेंट दिखती है लेकिन मेरी नहीं, याद नहीं मैं तुम्हारी कंपनी की टेक्निकल डायरेक्टर थी पहले, फिर तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखने के लिए मैंने ये जॉब छोड़ दी। तो मिंग शुआन उससे कहता है फालतू की बहस तो तुम मुझसे मत करो और यहाँ पर क्विंगी का ध्यान रखो। तो जिनयान साफ इनकार कर देती है और यहाँ पर उसको डिवोर्स पेपर देते हुए कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। उन्हें देखकर मिंग शुआन उससे पूछता है ये सब क्या है। पर जिनयान उससे कहती है मुझे तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ मेरा है वो मुझे वापस कर दो। पर तो मिंग शुआन उन पेपर्स को पढ़कर उन पर साइन कर देता है। तभी जिनयान से कहता है इसके बाद तो मेरे पास रोते हुए वापस मत आना। वहाँ से जाते हुए उसके दिमाग में चल रहा था जब जिनयान कुछ नहीं कर पाएगी तो मेरे पास वापस अपने आप ही आ जाएगी। फिर हम देखते हैं क्विंगी वहाँ पर जिनयान के पास में आ जाती है और कहती है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, वैसे भी मिंग शुआन ने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया है, यहाँ तक मेरी पढ़ाई भी अब्रॉड में करवाई। मैं तुम्हें बता दूं उसने अपनी कंपनी का नाम भी हम दोनों के नाम पर रखा है। उसने अभी तक मेरे ऊपर 10 मिलियन खर्च किए हैं और जो शायद सब कुछ तुम्हारा था। पर जिनयान तो याद करने लग जाती है कैसे हमेशा मिंग शुआन उससे पैसे लिया करता था, वो क्विंगी को देने के लिए ये
सब करता था, लेकिन वो तो हमेशा ही उसकी हेल्प करती रही बिना कुछ जाने हुए। यहाँ पर जिनयुआन क्विंगी से कहती है कि मैं मिंगशुआन को डिवोर्स दे चुकी हूँ, तो जो कुछ भी मिंगशुआन ने तुम्हारे पर खर्चा किया है मुझसे लेकर वो मुझे वापस कर देना, वो भी 3 दिनों के अंदर। इस बात से क्विंगी तो शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर एक पेपर पर जिनयुआन अपने लॉयर का नंबर लिखकर उसके चेस्ट पर लगा देती है। इस बात पर क्विंगी तो एकदम पलट जाती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि ये सब खर्चा मैंने किया है। पर तो जिनयुआन अपने फोन में की हुई रिकॉर्डिंग उसको सुनवा देती है। क्विंगी से कहती है तुम जैसे लोगों के साथ तो एक कदम आगे रहना चाहिए। क्विंगी से ये कहते हुए याद रखना सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर क्विंगी तो इस सब की वजह से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम जिनयान को उसकी फ्रेंड डूडुआ के साथ देखते हैं। यहाँ पर जब वो उसको हॉस्पिटल की सारी बात बताती है तो डूडुआ को तो काफी गुस्सा आ रहा था, ये जानने के बाद वो कितने खराब लोग हैं। अब यहाँ पर डूडुआ उससे कहती है इन 2 दिनों के अंदर मैंने क्विंगी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करवाया था। फू फैमिली की फेक डॉटर है और तुम्हें पता है कि उसके फोर्थ अंकल कौन है। इस पर तो जिनयान गर्दन नामे हिला देती है। अभी यहाँ पर वो उसको कुछ फोटोग्राफ्स दे देती है और इस पर तो वो स्कूल की यादों में चली गई थी, जैसे स्कूल में वो फू शेंग्यू के साथ में मस्ती किया करती थी। वो डूडुआ से पूछती है क्या फू शेंग्यू उसका फोर्थ अंकल है, तो वो भी गर्दन हाँ में हिला देती है। जिनयान याद कर रही थी कैसे उसका फू शेंग्यू के साथ में लव हेट वाला रिलेशन था। प्रेजेंट में यहाँ पर डूडुआ से कह रही थी कि ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगी, क्योंकि फू शेंग्यू तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तो तुम्हें उससे फिर से बात शुरू करनी चाहिए। वैसे भी तुम दोनों साथ में कितनी मस्ती किया करते थे। पर जिनयान कहती है कि अभी मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहती, और वैसे भी वो फू फैमिली से है और इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम मिंगशुआन की बहन गु जैन जैन को देखते हैं। स्कूल से बहुत ज्यादा भड़कते हुए आती है और अपनी मॉम से जिनयान की शिकायत करते हुए कहती है कि देखो उसने आज मुझे स्कूल में खाना भी नहीं भिजवाया। वो ये भी कहती है कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर तो क्विंगी ही है। हम देखते हैं जिनयान ये सब कुछ सुन रही होती है, पर जैन जैन कह रही थी कि क्विंगी कितनी अच्छी है और ये जिनयान तो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो बस घर का काम कर लेती है और आज उसका कुछ दिमाग खराब हो गया है। पर ये सब कुछ सुनने के बाद जिनयान सोच रही थी कि मैंने इसको हमेशा खाना बना कर दिया, इसके होमवर्क में भी इसकी मदद की, और ये आज इस तरीके से पेश आ रही है मेरे साथ में, तो सारी की सारी फैमिली बेकार है। पर तभी वो जाने लग जाती है। यहाँ पर जैन जैन उसको देख लेती है और रोकते हुए कहती है मैंने तुम्हारा आज कितना वेट किया, तो मेरे लिए लंच क्यों नहीं लेकर आई। जिनयान कहती है मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया था ना कि आज मैं लंच नहीं बना पाऊंगी, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम ये सब कुछ देख पाती। पर जैन जैन चिढ़ जाती है और जिनयान से कहती है तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे, पता है ना मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इस तरीके से बात करके मुझे तुम टेंशन दे रही हो। पर जिनयान उससे कहती है कि मैं तुम्हें अब किसी चीज के लिए नहीं कहने वाली हूँ और अपना सब कुछ काम और होमवर्क अपनी न्यू सिस्टर इन लॉ से करवाना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ मैंने तुम्हारे ब्रदर को डिवोर्स दे दिया है। पर जैन जैन इस बात पर जब उस पर भड़कने जाती है तो उसकी मदर उसको रोक देती है। उनके दिमाग में चल रहा था शायद जिनयान ने उनकी बात सुन ली, इसी वजह से वो इतना गुस्से में है। यहाँ पर वो उसके पास जाकर उसको मक्खन लगाने लग जाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है देखो मेरी डॉटर इन लॉ तो तुम ही रहोगी, तुम किसी की भी फालतू बात पर ध्यान मत दो, चलो अब जाकर सबके लिए खाना बना लो। पर तो जिनयान उनसे साफ कह देती है कि तुम लोग के लिए जो कि बिल्कुल अनग्रेटफुल हैं उनके लिए मैं अब कुछ भी नहीं करने वाली। ये बोलकर हम देखते हैं वो अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लग जाती है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ कह रही थी इसका कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। तो जैन जैन के दिमाग में चल रहा था ये कितना अच्छा खाना बनाती है। तो स्कूल में उसका क्रश फू जियाशु उसके खाने की वजह से ही उससे बात करता है और इसीलिए उसको जिनयान को यहाँ से जाने से रोकना होगा। ये सोचकर यहाँ पर वो जिनयान के रूम में आ जाती है और कहती है मेरे ब्रदर ने भले से तुम्हें डिवोर्स दे दिया हो, लेकिन हमारी फैमिली के लिए जो तुम्हारी ड्यूटी है वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए एक प्राउड की बात होनी चाहिए। पर जिनयान खड़ी हो जाती है और उससे कहती है शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने तुम्हारे ब्रदर को डिवोर्स दे दिया है, तो इसीलिए अब मैं इस घर से जा रही हूँ। तो उसकी मदर इन लॉ भी बाहर से ये सब कुछ सुन रही थी और तभी यहाँ पर मिंगशुआन को वो कॉल कर देती है ये बताते हुए कि जिनयान तो घर छोड़कर जा रही है। पर वो कहता है मॉम आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो ये सब कुछ उसका नाटक है, रही बात डिवोर्स की वो सब कुछ फेक होगा, तो अभी उसको वो सब कुछ करने दो जो वो कर रही है। इस पर उसकी मॉम को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो भी उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर अंतर आकर वो जिनयान से कहती है कि देखो अगर तुम हमसे माफी मांग लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर तो वो उन्हें इग्नोर करके अपनी ज्वेलरी देखने लग जाती है, लेकिन जब वो उन बॉक्स को चेक करती है तो वो तो सारे के सारे खाली होते हैं। अभी यहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ का नाम लेते हुए उनसे कहती है कि जाकर मेरी ज्वेलरी वापस लेकर आओ। इस पर तो वो उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ और तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो। इस पर जिनयान तो उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और एक बॉक्स
को फेंकते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम ये मेरे दी हुई ज्वेलरी को दिखाकर शो ऑफ करती रहती हो और कहती ये हो कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे ने तुम्हें दिया है। इस पर वो कहती है तो क्या हो गया, तुम्हारी डावरी वो सब कुछ हमारी ही तो है। पर जिन्यान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है और तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। हम देखते हैं वो अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल लगा देती है और कहती है कुछ लोगों ने मेरी ज्वेलरी चुरा ली है। इस पर तो मिंगशॉन की मॉम जल्दी से उससे फोन ले लेती है और कॉल कट करके फोन को नीचे फेंक देती है। तो यहाँ पर वो जिन्योन से कहती है मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, अगर मैं तुम्हारी ज्वेलरी पहन भी ली तो इसमें क्या गलत है, और वैसे भी वो तुम्हारे ड्रॉर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इसमें पुलिस को कॉल करने वाली क्या बात हो गई। तो जिन्योन उनसे कहती है किसी की चीज बिना पूछे लेना चोरी होती है और चोरों को तो पुलिस ही अरेस्ट करती है ना, अगर इन्हें तुमने थोड़े टाइम तक ही लिए थे तो इन्हें वापस कर दो। फिर हम देखते हैं पुलिस का कॉल बैक आ जाता है और यहाँ पर वो अपना फोन उठाकर उनसे कहती है कि मैं पुलिस से बात करूं या फिर तुम लोग ज्वेलरी वापस लेकर आ रहे हो। इस पर तो मिंगशॉन की मॉम डर जाती है और उसके कुछ कहने वापस करने लग जाती है। इस पर जिन्यान उनसे कहती है कि मुझे याद है मैं और भी ज्वेलरी लेकर आई थी, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है उनमें अभी भी मुझे सब कुछ वापस नहीं मिला। इस पर तो मिंगशॉन की मॉम सोचने लग जाती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने सारी ज्वेलरी को रखा कहाँ पर है। इस पर तो जिन्यान उनको पुलिस का कॉल पिक करने की धमकी देने लग जाती है। तभी हम देखते हैं मिंगशॉन की मॉम और सिस्टर अपने रूम में आ जाती हैं, आकर उसकी ज्वेलरी को देखने लग जाती हैं। यहाँ पर जैन जैन बोल रही थी इन ज्वेलरी को तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए रखा था और जिन्यान को तो मुझे इनको बिल्कुल वापस नहीं करना था। इस पर तो उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है देखो अभी तुम उसको ये वापस कर दो और कुछ दिनों में वो तुम्हारे भाई के पास वापस आ ही जाएगी। पर जैन जैन कहती है अगर जिन्यान वापस आई तो मैं उसको इतनी आसानी से तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगी और उसको इस सब का डबल वापस करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों जाकर जिन्यान को उसके बॉक्स वापस कर देते हैं। यहाँ पर जैन जैन जिन्यान से कहती है देखो तुम्हारी वजह से मेरे मॉम के हाथ कितने खाली लग रहे हैं। फिर जिन्यान उनसे कहती है अपने बेटे से कहो वो तुम्हें ज्वेलरी ला कर देगा, इस तरीके से कब तक दूसरों की चीजों को इस्तेमाल करोगी। फिर हम देखते हैं वो अपने बैग्स लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी जैन जैन उससे कहती है कि एक आखिरी बार जरा सोच लो, अगर तुम इस घर से निकल गई तो वापस आना इतना आसान नहीं होगा। इस पर जिन्यान कहती है मैं यहाँ पर वापस नहीं आने वाली, लेकिन ये घर भी तो मेरी फैमिली ने इस फैमिली को गिफ्ट में दिया था, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग भी इस घर को जल्दी ही खाली कर दो। ये बोलकर जिन्यान तो चली जाती है और इधर जैन जैन कह रही थी क्या सच में हमें इस घर को खाली करना होगा। पर तो उसकी मॉम अपने खाली हाथ देखते हुए रो रही थी और कहती है कि हाँ इसकी फैमिली ने ये घर हमें दिया था, लेकिन शादी के बाद मिंगशॉन ने जरूर अपने नाम इसे करवा लिया होगा। वैसे भी तुम्हारा ब्रदर तो एक विला खरीदने वाला है, उसके बाद इस घर को हम तुम्हारे नाम करवा देंगे। बात सुनकर जैन जैन तो खुश हो जाती है और कहती है वो घर तो बहुत ज्यादा महंगा है, सोच रही थी कि फूजियाशु भी उस घर के पास में रहता है और वो मेरा पड़ोसी बन जाएगा। उधर हम जिन्यान को डुआ डुआ के साथ में देखते हैं, साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर डुआ डुआ से कह रही थी कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम्हें उस फैमिली से छुटकारा जो मिल गया, लेकिन तुम तो अपने डिसीजन पे श्योर हो। तो जिन्यान कहती है हाँ, पर डुडुआ उसको एडवाइस देती है कि तुम डायरेक्ट डिवोर्स ले लो ताकि तुम्हें कूलिंग पीरियड का वेट ना करना पड़े, कि इस सब के बाद तुम रिग्रेट मत करना। फिर जिन्यान उससे कहती है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना, जब मैं एक बार कोई डिसीजन ले लेती हूँ तो उसके बाद कभी भी रिग्रेट नहीं करती। इस पर डुआ डुआ उससे कहती है कि लेकिन ये तुम्हारे 10 साल तो बहुत ज्यादा बेकार थे तुम्हारे लिए, ये बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि तुम्हें उस मिंगशॉन से प्यार कैसे हो गया। इस पर जिन्यान याद करने लग जाती है कि एक बार नदी के किनारे उसे एक स्नेक ने काट लिया था, इस वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी। तभी यहाँ पर उसकी एक लड़के ने आकर जान बचाई और उसको लगा कि वो मिंगशॉन है। प्रेजेंट में वो डुडुआ से कह रही थी बस इतना समझ लो कि अपनी जान बचाने के लिए मैं उसे पे बैक कर रही थी। तो यहाँ पर डुडुआ उससे पूछती है क्या सच में तुम उसे 10 मिलियन देने वाली हो। इस पर जिन्यान बताती है कि उसकी कंपनी को हमने साथ मिलकर खरीदा था, उस 20 मिलियन में से 10 मिलियन तो मुझे उसको वापस करने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसे कुछ दिनों में मेरे पास वापस आ जाएंगे। पर डुडुआ कहती है तब ठीक है, एक तो तुमने पहले ही शेयर में से कुछ भी नहीं लिया, मैं लॉयर से अच्छे से बात कर लेती हूँ इस बारे में। फिर हम देखते हैं डुडुआ लॉयर से बात करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। फिर जिन्यान मिंगशॉन के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पर वो अपने फोन में उस मैसेज को देखकर खुश हो रहा होता है, सोचते हुए कि ये पैसे तो उसने माफी मांगने के लिए ट्रांसफर किए होंगे। खुश हो रहा था ये सोचते हुए कि वो ज्यादा टाइम उससे दूर रह ही नहीं सकती। यहाँ पर वो जिन्यान को कॉल कर देता है और वो उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर में मुझे कोर्ट में मिलो। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। तो मिंगशॉन सोच रहा था ये जिन्यान आखिरकार मुझे कोर्ट में क्यों बुला रही है। तो सोचने लग जाता है कि वो शायद अपनी बाकी की चीजें मेरे नाम करना चाहती है, फिर सबके सामने उससे माफी मांगेगी। यहाँ पर यही सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी हम देखते हैं मिंगशॉन वहाँ से कोर्ट के लिए निकल जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम मिंग शुआन को कोर्ट के बाहर देखते हैं। यहाँ पर वो जिन यान को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ पर हो। हाँ, तो वो कोर्ट के बाहर ही खड़ी थी और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। यहाँ पर मिंग शुआन जिस कार से आया था उसको देखकर वो सोच रही थी ये कार तो मेरी मॉम ने ही गिफ्ट करी थी, लेकिन शादी के बाद मिंग शुआन ही इसको यूज करता रहा। मुझे अपनी मॉम का दिया हुआ ये गिफ्ट भी वापस लेना होगा। अब यहाँ पर मिंग शुआन उसके पास आता है और उससे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, बताओ। इस पर जिनयान कहती है मैंने तुम्हें मीडिएशन डिवोर्स के लिए बुलाया है, अगर तुम सारी शर्तों के लिए एग्री हो तो फिर तुम साइन कर दो। इस पर तो मिंग शुआन बड़े गुस्से में कहता है इसका मतलब सच में तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। फिर जिनयान कहती है हाँ, और अब यहाँ पर मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उसके बाद तुम भी जा सकते हो। ये बोलकर तो वो ऊपर चली जाती है। की बातों से तो मिंग शुआन को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो सोच रहा था ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिनयान के साथ तो ये सब कुछ पॉसिबल है। हमारी ये शादी भी उसकी जिद की वजह से हुई थी, और अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो वो इसके लिए श्योर होगी। सोच रहा था शू फैमिली तो काफी रिच फैमिली है और जिनयान के फादर की डेथ के बाद तो सब कुछ उसका हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा डिवोर्स हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो सोचता है ये एक मीडिएशन डिवोर्स है तो शायद जिनयान उसको अभी भी पसंद करती है, इसीलिए ये सब कुछ वो नाटक कर रही है। फिर ये सोचते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऊपर कोर्ट में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लॉयर को देखते हैं जो पूछती है क्या आप दोनों श्योर हैं और सारी शर्तें भी मानने को तैयार हैं। फिर जिनयान तो हाँ बोल देती है, लेकिन यहाँ पर मिंग शुआन कहता है देखो तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं क्विंगी का साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। यहाँ पर तुम इसे सर्व ना करना पड़े इसलिए सब कुछ ड्रामा कर रही हो। फिर जिनयान अपनी लॉयर से कहती है आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना क्या कंडीशन है। फिर यहाँ पर लॉयर उन दोनों को एग्रीमेंट पेपर्स देती है और वो दोनों उन पर साइन कर देते हैं। फिर हम उन दोनों को अपने अपने पेपर्स के साथ बाहर देखते हैं। यहाँ पर मिंग शुआन तो अपने पेपर्स को फाड़ देता है, उनको हवा में उड़ाते हुए कहता है मुझे इनकी जरूरत नहीं है। इस पर तो जिनयान खुश होती है और कहती है अब मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब फाइनली वो दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन मिंग शुआन को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, उसको तो जिनयान का ये सब कुछ नाटक लग रहा था। यहाँ पर वो अपनी कार कीज देते हुए कहता है जाओ मेरी कार लेकर आओ, हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर हम जिनयान को देखते हैं जो जाकर कार ले आती है और अपनी विंडो को नीचे करके उसको अपनी कार की कीज दे देती है और कहती है ये कार मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दी थी और इसको अब मैं अपने साथ में ले जा रही हूँ। यहाँ पर जिनयान तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मिंग शुआन तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। एक सीन में हम जिनयान को डुआ डुआ के साथ में देखते हैं। जिनयान उन पेपर्स को जब डुआ डुआ को दिखाती है तो वो उन पेपर्स को देखकर खुश हो जाती है। तो कहती है चलो फाइनली तुम दोनों अलग तो हुए। जिनयान से कहती है आज रात हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर जिनयान डुआ डुआ को अपने घर के पेपर्स देते हुए कहती है ये घर मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट में दिया था और अभी इसकी मार्केट वैल्यू 80 मिलियन है, प्लीज तो मेरी मदद करो और इस घर को मैं 60 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ। इस पर डुआ डुआ कहती है तुम बेफिक्र रहो तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर जिनयान की प्रॉपर्टी के पेपर्स उससे ले लेती है। एक सीन में हम क्विंगी को देखते हैं जो अपने घर पर एक्सरसाइज कर रही थी, तभी वहाँ पर मिंग शुआन आ जाता है। तो इस तरीके से देखकर वो काफी खुश हो रहा था। यहाँ पर क्विंगी भी उसको देखती है और बैठने को बोलती है, तभी उसे खाने के लिए ऑफर करती है। इस पर मिंग शुआन से कहता है तुम बहुत अच्छी हो। यहाँ पर क्विंगी उसके साइड में आकर बैठ जाती है और मिंग शुआन से कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि देखो ना जिनयान तुम्हें गलत समझ रही है। तभी यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और मिंग शुआन उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम हो ना मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी चिंता तुम मत करो, देखना वो जल्दी वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्विंगी को देखते हैं जो एकदम से हाथ हटा लेती है और कहती है मुझे 10 मिलियन युआन की जरूरत थी। इस पर मिंग शुआन से कहता है वैसे तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। इस पर क्विंगी तो उससे झूठ बोलती है और कहती है वो मुझे यूनिवर्सिटी का कुछ काम है और मैं पैसे तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। यहाँ पर मिंग शुआन तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तो यहाँ पर क्विंगी उसकी शक्ल देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ जिनयान तुम्हें गलत समझेगी, तो तुम पैसों को रहने दो, मैं कुछ और तरीका देख लूंगी। पर मिंग शुआन उससे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उसको याद आता है आज सुबह ही तो जिनयान ने उसे 10 मिलियन दिए हैं। यहाँ पर तो वो पैसे क्विंगी को ट्रांसफर कर देता है। उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीन में हम जिनयान को देखते हैं जो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तो यहाँ पर उसको 10 मिलियन रिसीव होते हैं। पर वो सोचती है मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्विंगी मुझे इतनी जल्दी पैसे दे देगी। तो यहाँ पर उसके प्राइवेट एरिया में कोई आता है तो उसे लगता है कि डुआ डुआ होगी। बिना देखे बोलती है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन वहाँ पर तो फू शुंग क्विन होता है। यहाँ पर वो अंदर आकर उसके सामने आकर उसको हेलो बोलता है। इस पर तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर वो कहता है डुआ डुआ से मुझे तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चला तो सोचा चलो अपनी पुरानी दोस्त से मिल लेता हूँ। पर जिनयान भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ हम काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं। फिर वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो
दोनों डांस करने लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं वो दोनों साथ में नीचे बैठ जाते हैं और जिनयान उससे कहती है अब चलो बस करो, हमने वैसे ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। पर फू शिंगक्वेन उससे हंसकर कहता है क्या वापस से तुम मुझे किस करोगी? और इस बात पर वो हंसने लग जाता है। पर जिनयान उससे कहती है तुम्हें अभी तक याद है क्या? फू शिंगक्वेन कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, हमारी फेयरवेल वाले दिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वहाँ पर तुमने अपनी वो कविता सुनाकर मुझे किस कर दिया था। यहाँ पर जो पोयम उसने सुनाई थी वो सुनाने लग जाता है। यहाँ पर तो वो उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो और इस तरीके से मुझे एम्बेरस मत करो। लेकिन वो अभी भी उसकी बोली हुई पोयम बोले जा रहा था तो वो उसको चुप कराने के लिए उसे किस कर देती है। अभी हम देखते हैं वो भी उसको किस करने लग जाता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों एक रूम में थे। यहाँ पर जिनयुआन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को फू शिंगक्वेन के बगल में पाती है। खुद को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि उसने तो कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तभी उसको एहसास होता है कि उन दोनों ने तो नाइट स्पेंड कर ली है। अभी यहाँ पर वो अपने कपड़े पहनकर चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। अभी यहाँ पर फू शिंगक्वेन भी उठकर अपने कपड़े पहन लेता है और उससे कहता है कि अब यहाँ से कहाँ भाग रही हो। तो यहाँ पर वो पीछे मुड़कर देखती है और वो उसके पास आकर कहता है अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। पर जिनयान उससे कहती है वैसे हम दोनों एडल्ट्स हैं तो इस किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो तुम? पर फू शिंगक्वेन उससे कहता है देखो तुम ऐसे तो नहीं भाग सकती। यहाँ पर वो अपने बैग से उसको कुछ पैसे निकाल कर देने लग जाती है और कहती है मेरे पास अभी इतने ही है। पर तो वो उन पैसों को हवा में उड़ा देता है और उसके नजदीक आ जाता है। यहाँ पर जिनयान उससे पूछती है आखिरकार तुम चाहते क्या हो? पर तो वो उसको वॉल के अगेंस्ट कर देता है और उसकी चिन पकड़ कर कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था। इस पर जिनयान उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं मैरिड हूँ। पर फू शिंगक्वेन कहता है मैं जानता हूँ कल तुम्हारा डिवोर्स हो गया है और उसके बाद अब तो तुम सिंगल हो। पर जिनयान कहती है लेकिन मैं ऐसे ही तो शादी नहीं कर सकती। अभी यहाँ पर फू शिंगक्वेन अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल कर लेकर आता है के सामने यहाँ पर नील डाउन होकर उसको वो रिंग पहना देता है और उसके हाथ पर किस कर कहता है मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से पसंद करता हूँ। यहाँ पर जिनयान तो अपना हाथ पीछे कर लेती है और उससे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर शिक्विन कहता है ये बिल्कुल सच बात है और जब मुझे पता चला कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो मैं सीधा तुमसे मिलने के लिए आ गया। वह जिनयान उससे कहती है लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। इस पर शिक्विन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। यहाँ पर वो उसके डैड को कॉल लगा भी देता है। यहाँ पर जिनयान उससे कह रही थी ऐसा कुछ भी मत करो, मेरे डैड तो मुझे मार ही देंगे। दूसरी तरफ से उसको अपने डैड की आवाज आ रही थी। यहाँ पर तो वो डर के मारे उससे शादी के लिए हाँ बोल देती है। अभी यहाँ पर शिकुन उसके डैड से बात करते हुए कहता है मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा। उसी तरफ से जिनयान के डैड कह रहे थे जो ड्रिंक तुमने भिजवाई थी वो काफी पसंद आई मुझे, चलो अब हम जल्द ही मिलेंगे। शिकुन जब कॉल कट करता है तो जिनयान उससे पूछती है कि तुम मेरे डैड के इतने क्लोज कब हुए? वह शिकुन उससे कहता है बहुत सी चीजों के बारे में तुम्हें नहीं पता, वैसे भी अपने फादर इन लॉ को अपने फेवर में रखने में क्या बुराई है। पर शिकुन उससे कहता है चलो अब साथ में चलते हैं। इस पर जिनयान उससे कहती है कि वैसे हमें अब कहाँ जाना है? पर वो कहता है सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना है। पर जिनयान उससे कहती है कि इसके लिए इतनी जल्दी भी क्या है? पर ये बोलकर वो साइड में चली जाती है। फिर यहाँ पर उससे कहती है कि देखो इस सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। बस शिकुन उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है और तुम मुझे बस 1 ईयर का टाइम दो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। पर जिनयान कहती है तो इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसे भी तो ट्राई कर सकते हैं। पर शिकुन उसको बताता है मेरी मदर की 2 सालों से तबीयत खराब है और वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। पर जिनयान को तो उसकी मॉम के लिए बुरा लग रहा था, वो शादी के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के साथ देखते हैं। यहाँ पर जिनयान तो अपना सर्टिफिकेट देखकर सोच रही थी कि मैंने डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले लिया। यहाँ पर शिकुन तो दोनों ही सर्टिफिकेट अपने पास रख लेता है और सोच रहा था ये सर्टिफिकेट तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। पर जिनयान उससे कहती है शादी तो हो गई है लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पर शिकुन उससे कहता है मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, बोलो क्या बोलना चाहती हो। इस पर जिनयान कहती है पहली कंडीशन ये है कि हमारी शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मेरा डिवोर्स अभी अभी हुआ है। दूसरा मुझे अभी RAD डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है और मैं खुद की कंपनी खोलना चाहती हूँ। पर शिकुन उससे कहता है मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर वो कहती है कल चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन हम दोनों को जब तक एक दूसरे से प्यार नहीं हो जाता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे फिजिकल होने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। पर शिकुन भी कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया कभी भी आए तो तुम मुझे बिल्कुल मजबूर कर सकती हो। इस बात पर तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है 1 साल के अंदर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं आती है तो उसके बाद तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो वो तो इसके लिए भी मान जाता है। अभी हम देखते हैं जिनयान को मिंगशुन की कॉल आ जाती है पर वो उससे पूछ रहा था कल रात तुम घर पर क्यों नहीं आई। पर
पर तो वो उससे कह देती है हम दोनों का तलाक हो गया है और अब मुझे अपनी अपडेट तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। पर तो मिंगशुआन गुस्सा हो जाता है और कहता है अब आप ये तलाक का नाटक बंद कर दो। देखो मॉम की तबीयत कितनी खराब हो रही है, अब आकर इनका ध्यान रखो। आज डिनर हमारे साथ ही करना ताकि हम बात कर सके और मेरी कार को भी मुझे वापस करके जाओ, क्योंकि अब मैं वो तुम्हारी खटारा कार में बिल्कुल नहीं घूम सकता। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इधर शूकिन उससे कहता है क्या मेरी कोई मदद चाहिए, पर वो उसको बताती है कि मिंगशुन तो मेरी दी हुई कार को ही मुझसे वापस मांग रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जिस घर में वो रहते हैं वो भी उनके हाथ से जल्दी जाने वाला है। मैं तो बस तमाशा देखना है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर हम मिंगशुन को देखते हैं जो खुद पर इतरा रहा था, सोचते हुए कि जिन्यून पे तो मैं एहसान कर रहा हूँ खुद के साथ डिनर करने की परमिशन देते हुए। यहाँ पर शिनशिन और उसकी मॉम भी खुश हो रहे थे, ये सोचते हुए कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मिंगशुआन की मॉम को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के सामने जिन्यून की बहुत ज्यादा बुराई कर रही थी। कह रही थी उस लड़की को तो देखो, वो मेरी रिंग और ब्रेसलेट भी उठाकर ले गई अपने साथ में। पर उसकी फ्रेंड कहती है वैसे भी वो लड़की तुम्हारे बेटे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा बेटा तो कंपनी का चेयरमैन है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जब वो वापस आएगी तो उसको उसकी असली औकात दिखा देना। पर तो मिंगशुन की मॉम खुश हो रही थी कि सब उसकी बात पर भरोसा करते हैं। फिर वहाँ पर हम कुछ लोग को आता हुआ देखते हैं। इन्हें देखकर एक वुमेन कहती है कि ये तो वो लोग हैं जो लोगों को उनके घर से निकाला करते हैं, पता नहीं यहाँ पर वो किसको बाहर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरी वुमेन कहती है शायद मिसेस मो के बेटे ने अपनी पेमेंट को पूरा नहीं किया होगा, इसी वजह से उनको ही घर से निकाला जा रहा होगा। यहाँ पर वो लोग मिसेस गू से कहते हैं तुम तो कितनी लकी हो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें ये घर जो दिया है। तो यहाँ पर मिसेस गू को शेन शेन का कॉल आ जाता है, बताती है कुछ लोग हमारे घर में घुस गए हैं और हमारे सामान को बाहर फेंक रहे हैं। इस पर वो कहती है ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और अपनी सारी फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। यहाँ पर अपने घर पहुंचकर कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है कि तुम लोग हमारे सामान को इस तरीके से बाहर क्यों फेंक रहे हो। तो वो बताता है हमें तो ये मिस सू ने करने के लिए कहा है। पर सब लोग कहने लग जाते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सारा सामान तो मिसेस गू का है। यहाँ पर वो मिसेस गू से कहते हैं अपने बेटे से कहो तो जल्द से जल्द अपनी वाइफ को तलाक दे दे। इस पर मिसेस गू कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और शेन से कहती है क्या तुमने इस बात की खबर अपने ब्रदर को दी। पर शेन कहती है हाँ वो आ रहे हैं। हम देखते हैं मिंगशुआन वहाँ पर अपने साथ में पुलिस को लेकर आ जाता है, कहता है देखो ये लोग मेरी परमिशन के बगैर ही मेरा सामान उठा रहे हैं। इस पर कॉन्ट्रैक्टर बताता है हमें तो मिस सू ने ऑर्डर दिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आगे की कार्रवाई के लिए मैं पुलिस चीफ से बात कर लेता हूँ। उस पर तो मिंगशुआन सोच रहा था अगर ऐसा होता है सबको पता चल जाएगा ये घर तो डाउरी का है, इस तरीके से सबके सामने मेरी इमेज तो खराब हो जाएगी। वो बहाना बनाते हुए कहता मेरा और मेरी वाइफ का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने सब कुछ किया है, लेकिन मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा, आपको यहाँ से सामान शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर वहाँ पे खड़ी वुमेन्स उसकी तारीफ करने लग जाती हैं, देखो ये कितना अच्छा लड़का है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये घर मिसू ने किसी को बेच दिया है। इस पर तो मिंगशुआन भड़क जाता है और यहाँ पर गुस्से में उस कॉन्ट्रैक्टर कॉलर पकड़ लेता है और कहता है वो मेरी परमिशन के बिना इस घर को कैसे बेच सकती है। ये सुनकर उसकी मॉम और सिस्टर का तो बुरा हाल हो गया था। उस पर कॉन्ट्रैक्टर बताता है ये घर तो डाउरी में मिला था और आप दोनों के डिवोर्स के बाद ये घर उनका हो गया, तो उनका बेचने का हक तो पूरा है। सारी बात सुनने के बाद लोगों को भी सच का पता चल जाता है। यहाँ पर वो मिसेस गू से कह रहे थे कि तुम अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उस पर मिसेस गू कहती है उसकी शादी मेरे बेटे से हुई है तो उसके बाद तो ये घर हमारा ही हुआ ना। उस पर सभी लोग कहते हैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही वो चली गई, और अभी भी तुम लोग कितने बेशरम हो, जिस ज्वेलरी की तुम बात कर रही थी वो भी तुमने उससे लिए होंगे जो वो उनको वापस लेकर चली गई। हमें तो लगता है तुम्हारा बेटा आज जिस पोजीशन पे है वो भी उसकी वजह से ही है। अभी वो लोग यहाँ पर खूब सुना के वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ जानने के बाद वहाँ पर पुलिस भी कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से सारा सामान हटा दिया जाता है। अभी यहाँ पर मिंगशुआन जिन्युआन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ पर तो वो गुस्से में अपने फोन को फेंक देता है। सोच रहा था इस बार जिन्युआन तो सीरियस है। यहाँ पर तो उसकी मॉम और सिस्टर दोनों इससे कह रहे थे अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे। इस पर मिंगशुआन उनसे कहता है अभी के लिए हम लोग होटल चलते हैं, तो देखना वो जल्द ही वापस आ जाएगी। यहाँ पर मिंगशुआन सोच रहा था कि उसको जिन्युआन को जल्दी मनाना होगा, वो इस तरीके से सब कुछ अपने हाथों से तो बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। ऐसा करने के लिए उसे क्विंगी को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम जिन्युआन को डुआ डुआ के साथ में देखते हैं और यहाँ पर जिन्युआन काफी परेशान लग रही थी। जिन्युआन को इस तरीके से परेशान देखकर डुआ डुआ से पूछती है सब कुछ ठीक चल रहा है तो अब तुम क्या सोच रही हो। यहाँ पर जिन्युआन उसको जब बता दिया कि उसने दोबारा से शादी कर ली, इस बात पर डुआ डुआ को उस पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो मिंगशुआन के पास दोबारा से चली गई। लेकिन यहाँ पर जिन्युआन जब उसको बताती है कि उसने शी क्विन से शादी करी है, इस पर तो डुआ डुआ काफी खुश होती है। यहाँ पर
पर जिनयान को कहती है कि इसका मतलब मेरी ट्रिक काम आ गई। सुनने के बाद जिनयान उससे कहती है कि इसका मतलब उस रात तुमने उसको वहाँ पर भेजा था। यहाँ पर डुआ डुआ उससे कहती है मुझे माफ करना, उससे उसका हाल देखा नहीं गया, जब उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने उसको वहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर जिनयान को अननोन नंबर से एक कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करके पूछती है कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ वो शिक्विन था, वो उससे कहता है अपने हस्बैंड को इतनी जल्दी भूल गई। यहाँ पर जिनयान तो उसके साथ बिताई हुई उस रात को याद करने लग जाती है। वो शिक्विन से कहती है नहीं, मैंने बस तुम्हारा नंबर सेव नहीं किया था इसलिए पहचान नहीं पाई। जैसे शिक्विन से कह रहा था मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम घर कब शिफ्ट हो रही हो। इस पर वो कहती है थोड़ी देर में अपना सामान पैक करके वहाँ पर पहुँचती हूँ। कॉल कट होने के बाद डुआ डुआ से पूछती है वैसे तुम मुझे बताओ कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। यहाँ पर जिनयान उससे कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनयान को शुक्विन के घर पर देखते हैं। यहाँ पर वो उसको रूम दिखाकर कहता है ये रूम तुम्हारा है और मैं तुम्हारे साइड वाले रूम में ही हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। इस पर वो भी हाँ बोल देती है। यहाँ पर शुक्विन उससे उसका फोन मांगता है और कहता है मेरे कई सारे नंबर हैं, चलो अपना फोन दे दो, उनमें मैं सारे नंबर सेव कर देता हूँ ताकि आगे से तुम मुझे पहचान सको। यहाँ पर जिनयान भी उसको अपना फोन दे देती है। उसके फोन में वो अपना नंबर हस्बैंड के नाम से सेव करता है और मिंगशुआन के नंबर को तो वो डिलीट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिनयान जब बैठी होती है तभी मिंगशुआन का उसे कॉल आ जाता है। उसके पास में उसकी मॉम और सिस्टर भी बैठे हुए थे। तो यहाँ पर वो जिनयान से कह रहा था तुम इस तरीके से घर को कैसे बेच सकती हो, तुम्हें पता भी है अब हम कहाँ रहेंगे। इस पर जिनयान उससे कहती है वो घर मेरा है, मैंने तुम्हें दिया था, तो इस तरीके से उस घर पर तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। इसी तरह हम मिंगशुआन को देखते हैं जो काफी गुस्से में था और वो सोच रहा था किसी भी हाल में जिनयान को मुझे वापस लेकर ही आना होगा। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम उसे जाने दो, ऐसा करो तुम क्विंगी से शादी कर लो, उसके पास में तुम्हारा बेटा भी तो है और आगे चलकर वही तो संभालेगा हमारा सब कुछ। पर मिंगशुआन सोच रहा था जिनयान की वजह से ही मुझे इतनी मदद मिल पाई है और आगे भी वो और उसकी फैमिली हमारी मदद कर सकते हैं, तो इसके चलते मुझे उससे तो मिलना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम मिंगशुआन को डुआ डुआ के ऑफिस के बाहर देखते हैं। यहाँ पर जब वो उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो उससे कहता है जिनयान को मनाने में तुम मेरी मदद करो। फिर वो कहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि मैं खुद से चाहती थी कि वो तुमसे दूर रहे। फिर वो उससे कहता है देखो अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन हमारे बीच में इस तरीके से इंटरफेयर तो मत करो। वैसे भी जिनिया ने मेडिएशन साइन करवाया है और मैं इसको डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। पर डुआ डुआ सोच रही थी इसको तो इतना भी नहीं पता, जो मेडिएशन इसने साइन किया है उसका तो इन दोनों का बिना सर्टिफिकेट लिए ही डिवोर्स हो गया है। और अगर अब इसको पता चलता है कि जिनिया ने शादी भी कर ली है तो ये और इसकी फैमिली तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर मिंगशुआन उससे कहता है जिनियान को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, पर डुआ डुआ उससे कहती है मैं उसको बिल्कुल नहीं बुलाने वाली और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर डुआ डुआ जिनियान को मैसेज कर रही थी कि मिंगशुआन यहाँ पर है तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना, लेकिन तब तक जिनियान वहाँ पर पहुँच गई थी। तो यहाँ पर वो डुआ डुआ के मैसेज का रिप्लाई करती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसका सामना अच्छे से कर लूंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं मिंगशुआन को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है बैंक ने हमें फाइनेंस देने से फिर से इनकार कर दिया है और 2 दिनों में चिप का पेटेंट वो जो कि लाओ शेन ने लिया था वो भी एक्सपायर होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो हमारी कंपनी पब्लिक नहीं हो पाएगी। बस इतना ही नहीं, हमें काफी सारा लॉस भी पे करना पड़ेगा। वह मिंगशुआन उससे कहता है तुम बेफिक्र रहो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और तुम तो बस मेरी कमांड का वेट करो। यहाँ पर मिंगशुआन सोच रहा था कि उसे अब जल्द ही जिनयान के फादर से बात करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और उसे जल्द से जल्द लाओ शेन को भी ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पर वो जिनयान को आते हुए देखता है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हारा फेवरेट फूड बॉइल्ड एग भी लेकर आया हूँ। पर तो जिनयान उससे कहती है तुम्हें पता है मुझे बॉइल्ड एग बिल्कुल नहीं पसंद। पर मिंगशुआन सोच रहा था कि ये तो उसको पसंद थे और जिनयान उसके लिए हमेशा यही बनाती थी, तो उसको लगा कि जिनयान को भी यही पसंद होगा। पर वो उससे कहता है चलो तुम्हें मैं यही खिला देता हूँ, और ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर नहीं जाना। मिंगशुआन उससे कहता है देखो तुमने हमारा घर बेच दिया और मॉम और शेन शेन के पास में कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए। इस घर को बेचने के बाद जो कुछ भी पैसे तुम्हारे पास आए होंगे तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। पैसों में कुछ पैसे ऐड करने के बाद मैं अपने लिए एक नया विला खरीद लूंगा। यहाँ पर जिनयान उसको बताती है उसने वो घर 60 मिलियन में बेचा है। इस बात पर तो वो एकदम भड़क जाता है, कहता है 80 मिलियन का घर तुम 60 मिलियन में कैसे बेच सकती हो। पर तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, तो वो उसको संभालते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम उतने ही दे देना। उसके बाद हम लोग नए घर में अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे। हमने से जिनयान कहती है मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर तो मिंगशुआन की
शक्ल देखने लायक हो गई थी। तभी यहाँ पर उसको क्विंगी का कॉल आ जाता है। वो साइड में जाकर उससे बात करने लग जाता है। तब फोन पर क्विंगी उससे कह रही थी बच्चे को कुछ हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो उससे कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। और यहाँ पर जाते जाते जिनयान से कहता है तुम पैसे ट्रांसफर कर देना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जिनयान सोच रही थी इसको कितनी गलत फहमी है कि मैं इसको पैसे देने वाली हूँ। नेक्स्ट मिंगशुआन जब क्विंगी के घर पर पहुँचता है तो बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मिंगशुआन पूछता है इसे क्या हुआ। क्विंगी कहती है इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसने तो दूध की ही वॉमिट कर दी। भी वहाँ पर खड़ी हुई नैनी कहती है मैं इनसे बता चुकी हूँ कि बच्चे ऐसा अक्सर कर देते हैं। पर तो क्विंगी उसे घूर कर देखने लग जाती है। यहाँ पर मेट के दिमाग में चल रहा था वैसे तो ये बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ पर मिंगशुआन के सामने ऐसे एक्ट कर रही है जैसे बच्चे का कितना ख्याल रखती है। यहाँ पर मिंगशुआन क्विंगी से कहता है देखो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं क्विंगी उस बच्चे को मेट को दे देती है और वो भी बच्चे को अंदर लेकर चली जाती है। यहाँ पर जब वो मिंगशुआन के पास आती है तो वो उससे कहता है मुझे एक विला देखने जाना है और मैं उसको खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। पर तो वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है उसके बाद वहाँ पर हम दोनों साथ में रहेंगे। इस पर मिंगशुआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस अपार्टमेंट में ही रहना। पर क्विंगी उससे कहती है यहाँ पर रहना अब मुझे जेल में जैसा रहना लगता है, तुम भी कभी कभी आते हो यहाँ पर, देखो पहले मैं उस विला में रह चुकी हूँ तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दिला दूंगी। इस पर मिंगशुआन खुश हो जाता है, उससे कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर जब वो रेडी होकर उसके साथ नीचे जाती है तो वहाँ पर उसकी कार को देखकर कुछ उसको अजीब महसूस होता है। पर वो उससे पूछती है तुम्हारी रोल्स रॉयस कहाँ है। पर मिंगशुआन सोच रहा था जिनयान की वजह से उसको क्विंगी के सामने एम्बेरस होना पड़ रहा है। यहाँ पर वो बहाना बनाते हुए उससे कहता है वो ना कार सर्विसिंग के लिए गई है तो इसी वजह से मुझे ये कार इस्तेमाल करनी पड़ रही है, वैसे मेरी फैमिली की ग्रोसरी कार है। पर क्विंगी कहती है वैसे तुम्हारी ये कार काफी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो मेरी मर्सिडीज में हम लोग जा सकते हैं कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ के लोग थोड़े जजमेंटल होते हैं। पर तो वो क्विंगी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। यहाँ पर वो लोग विला देखने के लिए पहुँच गए थे और एक आदमी उनको सारे विला का टूर कराता है। मिंगशुआन जब उसको देखता है तो कहता है इसका इंटीरियर काफी अच्छा है। पर ब्रोकर उससे पूछता है आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे या फिर सारी पेमेंट एक साथ करना पसंद करेंगे। पर वो सोच रहा था वैसे तो मैं फुल पेमेंट करना चाहता था लेकिन जिनयान की बेवकूफ की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है अभी मैं 60 मिलियन पे करूंगा। उसको वो विला खरीदते हुए क्विंगी के दिमाग में चल रहा था सच में ये राइजिंग स्टार है और कुछ भी करके मुझे इस घर में इसके साथ एंट्री तो करनी ही होगी। वहाँ पर वो ब्रोकर कहता है आप लोग यहीं पर वेट करिए, मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाता हूँ। यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं। मिंगशुआन अपना फोन देखकर सोच रहा था जिनयान ने अभी तक उसको पैसे ट्रांसफर नहीं करे। वो सोच रहा था पहले तो मैं बस उसको एक हिंट देता था वो मुझे पैसे भेज दिया करती थी। फिर अपनी घड़ी देखते हुए सोचता है लेकिन अब तक तो 1 घंटा हो चुका है, कहीं वो डिवोर्स को लेकर सीरियस तो नहीं है। और यही सोचते हुए वो उठ जाता है और अपना फोन चेक करने लग जाता है। उसका ऐसा हाल देखकर क्विंगी उससे कहती है बताओ क्या बात है। अभी हम देखते हैं वो जिनयान को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन जिनयान तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती। पर तो मिंगशुआन को गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ब्रोकर भी आ गया था। वहाँ पर एक लड़की जिसने कार्ड स्वाइप मशीन अपने हाथ में ले रखी थी वो उससे पूछती है आप कैश पेमेंट करेंगे या फिर कार्ड से। यहाँ पर तो मिंगशुआन के दिमाग में चल रहा था अब सबके सामने उसकी बेइज्जती होने वाली है। यहाँ पर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि उसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इसी वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ लास्ट अमाउंट मैं क्या दे सकता हूँ। इस पर ब्रोकर से कहता है आप 20 मिलियन पे कर सकते हैं। इस पर मिंगशुआन सोच रहा था मेरे पास तो इतने भी नहीं है। पर वो कहता है अभी मैं 10 मिलियन दे देता हूँ और बाकी के 15 मिलियन मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। पर ब्रोकर उसको बताता है अगर ऐसी बात है बाकी के पैसे अगर तुम पे नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे पैसे ही रिफंड नहीं होंगे, अगर तुम्हारे पास में पैसे वाकई में नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। पर क्विंगी उससे कहती है तुम इन्हें जानते नहीं हो, मैं पता है ये एक कंपनी के चेयरमैन है। पर तो वो माफी मांगने लग जाता है और कहता है मैंने आपको गलत समझा। मिंगशुआन जाकर कॉल पर कहता है मेरे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर तो उसके बैंक वाले उसको बताते हैं एक रिव्यू फाइनल चल रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर मिंगशुआन कह रहा था कि अभी तो तुम मुझे पैसे भेजो, वहाँ पर आकर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर हम देखते हैं उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है और यहाँ पर वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। फिर हम देखते हैं वो ऑफिस पहुंच गया था और अपने फोन देखकर सोच रहा था कि अभी तक जिनयान ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। पर तो वो गुस्सा हो जाता है कि जिनयान अपनी मर्जी बहुत ज्यादा चला रही है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि आपकी ये न्यूज समय फैल गई है कि आप विला देखने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे। तो अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी से इस न्यूज को वहाँ से हटाओ। वो सोचता है ये जरूर जिनयान के ही काम होंगे। वो डिसाइड करता है कि वो अब जाकर जिनयान के डैड से ही बात करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो सू जिनयान के घर पर पहुँच गया था और यहाँ पर एक आदमी
आदमी उसको अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर जब वो अंदर आता है तो मिस्टर फू भी वहाँ पर बैठे होते हैं। तो वो सोच रहा था कि सू फैमिली के रिलेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग है इनके साथ में। अभी यहाँ पर फू शिंगक्वेन मिस्टर शू से कहता है आपके गेस्ट आए हैं तो अब मैं चलता हूँ। फिर वो उससे कहते हैं तुम खाना खाकर ही जाना। इस पर वो ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं मिंगशुआन वहाँ पर आकर मिस्टर शू को ग्रीट करता है तो वो उससे पूछते हैं बताओ जिनयान कहाँ पर है। फिर मिंगशुआन सब कुछ बताते हुए कहता है उसने तो मुझसे झगड़ा कर लिया है। अब न वो मेरे मैसेज देखती है और न ही मेरे कॉल का रिप्लाई करती है। फिर मिस्टर शू उससे कहते हैं तो बताओ इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। पर वो बहाने बनाते हुए कहता है वो मैं अपनी कंपनी को पब्लिक करने वाला हूँ तो मैं उसकी तैयारी में ज्यादा बिजी रहता हूँ, जिस वजह से जिनयान को लगा कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा। यहाँ पर मिस्टर शू उससे कहते हैं क्या तुम्हें बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर मिंगशुआन उनसे कहता है हाँ फंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है और लोन भी नहीं मिल पा रहा। इस पर तो मिस्टर शू उससे कहते हैं तुम बेफिक्र रहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हाँ जिनयान से भी मैं बात करता हूँ। बात पर तो वो खुश हो जाता है कि उसका लोन का प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गया। मिस्टर शू के रहते हुए वो काफी आगे जा सकता है। यहाँ पर मिस्टर शू उससे कहते हैं जिनयान बस अभी आती होगी और तब मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस्टर शू के दिमाग में चल रहा था ये बिल्कुल बेकार सा मेरा सन इन लॉ यहाँ पर मेरी बेटी की बुराई करने आया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिनयान के आने के बाद इसको अपनी औकात का पता चल ही जाएगा। अभी मिंगशुआन वहाँ पर टी पीने के लिए बैठ जाता है और कहता है अब मैं चलता हूँ। इस पर मिस्टर शू से कहते हैं कि अब हमारे साथ खाना खाकर ही जाना। पर वो ओके बोलकर बाहर आ जाता है और खुश हो रहा था कि जिनयान तो अब उससे माफी मांगेगी। यहाँ पर बाहर जब वो आता है तो यहाँ पर फू शिंगक्विन को देखता है। यहाँ पर वो मछलियों को खाना खिला रहा था। यहाँ पर मिंगशुआन सोच रहा था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इसकी हेल्प तो लेनी ही होगी। यही सोचते हुए उससे बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो अपना इंट्रो देते हुए उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है कि यहाँ पर शिंगक्विन तो उसे हैंडशेक नहीं करता। यहाँ पर मिंगशुआन से कहता है मैंने आपकी ह्यूमन कंपनी के बारे में सुना है, मैंने उसके पेटेंट के बारे में भी सुना जो लाओ शेन ने बनाया है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पर मिंगशुआन उससे कहता है मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पर घर का बटलर आता है और कहता है मिस सू आ गई है और खाना भी रेडी है तो आप लोग आ जाइए। अभी यहाँ पर वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जिनयान तो शिकिन से ही बात कर रही थी चैट पर। यहाँ पर मिंगशुआन के दिमाग में चल रहा था ये यहाँ पर इतना रेडी तो मेरे लिए ही हुई है। अभी हम देखते हैं शिकिन वहाँ पर जिनयान की तारीफ करता है। वहाँ पर जिनयान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो लोग भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर शिकिन तो जिनयान की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर मिंगशुआन को तो कुछ अजीब लगता है। तो यहाँ पर मिंगशुआन भी बैठ जाता है और जिनयान को मैसेज करके कहता है ये एक आउटसाइडर है तो इसके इतने करीब क्यों बैठी हो। यहाँ पर जिनयान तो उसका मैसेज देखती तो है लेकिन उसे इग्नोर कर देती है और यहाँ पर वो अपनी मॉम से बात करने लग जाती है। तब यहाँ पर वो चारों फैमिली की तरह बात करते हैं और मिंगशुआन को तो आउटसाइडर की तरह फील हो रहा था। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जिनयान अकेली रह जाती है। तभी यहाँ पर मिंगशुआन उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर वो कहती है वैसे किस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें। फिर वो कहता है तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे 60 मिलियन ट्रांसफर क्यों नहीं किए। मैं पता है वहाँ पर मेरी इंसल्ट हो सकती थी। तो जिनयान उससे कहती है वो घर मेरा था और उसे बेचने के बाद जो पैसे आए वो भी मेरे हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है वो पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगी। तो मिंगशुआन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है पैसों के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जिनयान उससे कहती है अगर ऐसी बात नहीं है तो पैसों की बात मत करो मुझसे। पर मिंगशुआन उससे कहता है तुम्हें पता है मेरी मॉम और मेरी सिस्टर अभी होटल में रह रहे हैं और उन्हें अभी के अभी घर चाहिए। फिर वो कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है और मुझे उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। पर तो मिंगशुआन को गुस्सा आ जाता है लेकिन यहाँ पर वो कंट्रोल करता है सोचते हुए कि उसको जिनयान को प्यार से मनाना चाहिए। यहाँ पर वो उसके पास आकर कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, रही बात कुंगी की तो मैं उसको तो अपार्टमेंट में ही रखने वाला हूँ, तो घर मैं खरीदूंगा वो हमारा ही तो होगा, लेकिन तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। फिर उससे कहती है शायद तुम्हें नहीं पता मेडिशन डिवोर्स भी लीगल डिवोर्स के बराबर ही होता है और जो कुछ भी हमारे बीच था वो अब सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी आगे बढ़ जाओ। और ये बोलकर तो वो वहाँ से चली गई थी और यहाँ पर मिंगशुआन तो शॉक में रह गया था। हम मिंगशुआन को कार में देखते हैं और यहाँ पर वो अपने लॉयर से सब कुछ कंफर्म कर रहा था। उसका लॉयर भी उसको बताता है कि हाँ मीडिएशन डिवोर्स भी डिवोर्स के बराबर ही होता है, इसकी वजह से कूलिंग पीरियड को खत्म कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसको एक और झटका लगता है। यहाँ पर तो वो अपनी कार से एक्सीडेंट बस करने ही वाला था। यहाँ पर वो ब्रेक लगाकर कार को रोक लेता है। यहाँ पर उसके मन में चल रहा था मैंने तो जिनयान को धोखा भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिनयान ने मुझसे तलाक ले लिया कि मैं उसको ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट हम फू शिक्विन को देखते हैं जो यहाँ पर जिनयान के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। यहाँ पर जिनयान कहती है अपने पेरेंट्स से मुझे आप लोग को कुछ बताना है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ मिंगशुआन को कुछ पैसे चाहिए अपनी कंपनी के लिए। इस
बारे में बाद में सोच के बताऊंगा। इस पर जिनयान कहती है ये बात नहीं है और कहती है कि उसने मिंग शुआन से डिवोर्स ले लिया है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उसके डैड के हाथ से तो टीवी स्पिल हो गई थी। यहाँ पर उसके डैड उससे कह रहे थे तुम ऐसे ही कैसे अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती हो। यहाँ पर एक स्टिक उठाकर उसको मारने वाले ही होते हैं। यहाँ पर जिनयान की मॉम उन्हें रोकती है। इस पर वो उसकी मॉम से कहते हैं तुमने ही उसको इतना बिगाड़ रखा है। यहाँ पर जिनयान के डैड उससे कहते हैं अभी मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। अभी हम देखते हैं शुक्न वहाँ पर आकर घुटनों पर बैठ जाता है। इस पर मिस्टर शूज से कहते हैं तुम ऐसे क्यों बैठ गए, मैंने तो अपनी बेटी से कहा था। यहाँ पर शुक्न उसको डैड कहकर बुलाता है तो वो एकदम शॉक्ड होकर पूछते हैं कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। पर वो उनको बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली। कि ये बात सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर मिसेस शू उनको संभालती हैं। तभी यहाँ पर शुक्न उनको एक्सप्लेन करता है कि वो पिछले 10 साल से जिनयान से प्यार करता है। मैं भी उसके डिवोर्स का वेट कर रहा था और इसलिए आप मुझे भी पनिश करो। इस पर तो मिस्टर शू भड़क जाते हैं और कहते हैं अभी के अभी तुम दोनों हॉल में जाकर नील डाउन हो जाओ। पर वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जिनयान उससे कहती है तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत थी, पता है ना डैड कितने गुस्से वाले हैं। पर वो स्माइल करता है और कहता है तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर जिनयान कहती है हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पर तुम नॉर्मली बैठ सकते हो, अभी तुम्हें कोई नहीं देख रहा। पर वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। यहाँ पर जब वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ मिंग शुआन से ही प्यार करती थी, एकदम से मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। इस पर वो ना बोल देती है। इस पर वो कहता है मुझे अभी भी तुमसे उम्मीद है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर घर का बटलर आ जाता है। उसे देखकर जिनयान भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि आप लोग अब जा सकते हैं क्योंकि मिसेस शू ने ऐसा करने के लिए बोला है। इस पर जिनयान खुश हो जाती है और यहाँ पर शुक्न को उठाने लग जाती है। कहती है मॉम का ऑर्डर भी डैड का ऑर्डर होता है तो तुम उठ सकते हो, इसलिए अब यहाँ से जल्दी चलो। और फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद हम मिस्टर एंड मिसेस शू को देखते हैं। यहाँ पर मिसेस शू उनसे कह रही थी कि आप तो हमेशा से यही चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, इस तरीके से अपना गुस्सा दिखाने का क्या मतलब है। वो कहते हैं मुझे फू शुइंगकुन पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिनयान के साथ फिर से कुछ गलत हो। हम मिंग शुआन को देखते हैं जिसको एक कॉल आता है और उससे पूछा जा रहा था कि वो बाकी के 50 मिलियन कब ट्रांसफर कर रहा है। फिर वो कहता है प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर सामने वाला पर्सन उससे कहता है याद रखना अगर आप ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके 10 मिलियन आपको रिफंड नहीं होंगे। मिंग शुआन कहता है आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी पेमेंट टाइम पर कर दूंगा। यहाँ पर वो जिनयान के ऑफिस पहुँच गया था उससे मिलने के लिए, पर वो पहुंचा ही था तभी कुइंगी उसे कॉल करके कहती है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो पूछता है क्या हुआ। बताती है कल ग्रैंड मदर का बर्थडे है, अगर उनको पता चल गया कि बाहर मेरा एक बच्चा है वो लोग तो मुझे फैमिली से बाहर निकाल देंगे। इस पर मिंग शुआन कहता है लेकिन उन लोग को कभी तो तुम्हें उन्हें बताना ही होगा। उसे पूछता है वैसे इसका फादर कौन है। वह कुइंगी उससे कहती है कोई बड़ा आदमी है, अभी के लिए मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर मिंग शुआन सोच रहा था इसका फैमिली बैकग्राउंड तो काफी अच्छा है, मेरा फायदा होगा, यही सोचते हुए अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो यहाँ पर उससे कह रहा था अगर चिप पेटेंट नहीं हुई तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, इस सब के बाद हमारी कंपनी तो पूरी तरीके से डूब जाएगी। इस पर तो मिंग शुआन उससे कहता है लॉ शैन से कांटेक्ट नहीं हुआ क्या। इस पर तो वो उसको बताता है लास्ट टाइम आपकी वाइफ ने उनसे साइन करवाए थे और उनके अलावा उनको कोई भी नहीं जानता। तब यहाँ पर मिंग शुआन को एहसास होता है कि उसकी कंपनी को ग्रो करने के पीछे जिनयान का कितना बड़ा हाथ था, लेकिन वो तो उसकी अहमियत कभी समझ ही नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में हम जिनयान और डुआ डुआ को साथ में देखते हैं और यहाँ पर डुआ डुआ से पूछ रही थी तुम बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। इस पर वो उसको रिप्लाई करती है काफी अच्छी चल रही है। ये सुनकर डुआ डुआ काफी खुश होती है। इसी बीच जिनयान को मिंग शुआन का कॉल आता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है और डुआ डुआ कह रही थी ये बिल्कुल नहीं मानने वाला। इस पर जिनयान कहती है इसे मैं देखती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। वो बाहर आती है तो उसको श्वी क्विन का कॉल आ जाता है और यहाँ पर वो उससे कह रहा था कल मेरी मॉम का बर्थडे है और तुम्हें इसलिए मेरे साथ आना होगा, पर वो भी ओके बोल देती है। हम देखते हैं जब वो नीचे पहुँचती है तो वहाँ पर मिंग शुआन सिगरेट पी रहा था और वो उसे देखकर अपनी सिगरेट को फेंक देता है और कहता है वाइफ अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चलो। इस पर जिनयान उससे कहती है अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। यहाँ पर मिंग शुआन तो उसको दोबारा से मनाने की कोशिश करता है लेकिन जिनयान तो यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और कहती है बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कि यहाँ पर तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और तभी यहाँ पर जिनयान का फोन गिर जाता है। फिर यहाँ पर वो उसको एक चाटा लगाती है और कहती है मुझसे दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तो तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जिनयान का जो फोन गिर गया था मिंग शुआन उसको देखने लग जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसमें हस्बैंड के नाम से एक नंबर सेव है। यहाँ पर वो सोच रहा था जिनयान तो इस नाम से मेरा नंबर सेव किया करती थी। वो तो ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसी का नंबर है। जिनयान अभी भी उसी से प्यार करती है। फिर जिनयान वापस आकर अपना फोन
वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फू शिकुन को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी मॉम से कॉल करके कह रहा था आपको बस बीमार होने की एक्टिंग करनी है। हमने से वो कहती है हाँ मैं भी तैयार हूँ, बस तुम मेरी डॉटर इन लॉ को मेरे पास ले आओ। यहाँ पर जिनयान भी नीचे आ गई थी और वो उससे कहती है मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए भी तो जाना है। और हम शिकुन की मॉम को देखते हैं जो यहाँ पर उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ से बात कर रही होती है। यहाँ पर बड़े खुश होकर बता रही थी कि तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर आ रहा है। ये खबर सुनने के बाद शिकुन की सिस्टर तो चिढ़ जाती है और कहती है उसने शादी कब कर ली और उसकी वाइफ है कौन। फिर वो बताती है वो काफी अच्छे बैकग्राउंड से है, तुम्हें तो अपने ब्रदर के लिए खुश होना चाहिए। बताती है कि शिकुन चाहता है कि वो बीमार होने की एक्टिंग करे तो तुम लोग को भी मेरा साथ देना होगा। इस पर शिकुन की सिस्टर कहती है इसका मतलब ये शादी झूठी है। फिर वो कहती है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर घर का बटलर आकर बताता है कि क्विंगी आई है। बस शिकुन की सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाती है। आते हुए अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये शिकुन ने शादी कब कर ली, तो मॉम सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर देंगी। तो उसका हस्बैंड जो कि व्हील चेयर पर था वो उससे कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनकी डॉटर तो क्विंगी के ऊपर भड़क रही थी। इस पर तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो वो कहती है देखो ये यहाँ पर क्या कर रही है और इसकी गोद में एक बच्चा भी है, इसने तो 15 साल मेरे मुझसे छीन लिए। अब जब उससे कहा जाता है कि तुम कितनी बेशर्म हो और यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई, बताती है कि मैंने शादी कर ली है और देखो ये साथ में मेरा हस्बैंड भी है। यहाँ पर तो वो मिंग शुआन को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो यहाँ पर मिंग शुआन उनको अपना कार्ड देता है। उसको देखकर वो लोग कहते हैं ये तो वही कंपनी है ना जिसने चिप को पेटेंट करवाया है। यहाँ पर तो वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग क्विंगी से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। वो लोग क्विंगी से कहते हैं अब तुम्हें अपने ग्रैंड मदर से अच्छे से बात करनी है, तुम्हारे फोर्थ अंकल भी अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं। पर क्विंगी कहती है उन्होंने शादी कब की, जरूर वो लड़की बहुत तेज होगी जिसने अंकल को फंसा लिया। फिर क्विंगी मिंग शुआन को लेकर ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाने लग जाती है। यहाँ पर वो कह रही थी ग्रैंड मदर से अच्छे से बात करना ताकि सारी अटेंशन हमारी तरफ हो जाए। तो यहाँ पर उन लोग को पता चल जाता है कि शिकुन आ गया है तो वो लोग बाहर ही रुक जाते हैं। तो हम ग्रैंड मदर को देखते हैं जो बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जिनयान तो उनकी एक्टिंग को समझ जाती है। फिर वो अपने बेटे से कहती है तुमने ही तो बोला था मुझे ये एक्टिंग करने के लिए। फिर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है कि ये दोनों साथ में रहे और ये सुनकर वो चली जाती है। यहाँ पर क्विंगी अपने फोर्थ अंकल यानी कि शिकुन के सामने आ जाती है। यहाँ पर मिंग शुआन को बताते हुए कहती है ये उसका हस्बैंड है। मिंग शुआन को तो डर लग रहा था कहीं वो उसको पहचान ना ले। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम मिंग शुआन के साथ में खुश रहना। तो क्विंगी कहती है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहते हैं कि हम एक बार ऐसे ही मिल गए थे और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम शिकुन और जिनयान को देखते हैं और यहाँ पर जिनयान उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पर मुझे झूठ बोल कर लाए। फिर शिकुन उसको मना ही लेता है। यहाँ पर उसको अपनी फीलिंग्स को बताकर हक भी करने लग जाता है और कहता है तुम मुझे हिट भी कर सकती हो और वो उसको हिट कर भी देती है। नेक्स्ट हम मिंग शुआन और क्विंगी को एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ पर वो जिनयान को देखकर चिढ़ रहे थे, सोच रहे थे ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। पर वो जिनयान को बाहर ले आता है और मिंग शुआन उससे बहस करने लग जाता है। यहाँ पर क्विंगी को लेकर वो अपनी सफाई दे रहा था। फिर वहाँ पर क्विंगी भी आ जाती है। यहाँ पर वो खुद को अच्छा बताते हुए जिनयान को नीचा दिखाने लग जाती है। इस पर तो वो उसके ऊपर हाथ उठा लेती है। यहाँ पर मिंग शुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिनयान कहती है मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट कर रही, तुम लोग शादी कर सकते हो, वैसे भी तो हमारा डिवोर्स हो चुका है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिंग शुआन क्विंगी से कहता है इसे तो मैं दोबारा से शादी कर लूंगी। इस पर क्विंगी सोच रही थी ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती। सीन में हम देखते हैं जिनयान यहाँ पे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी और उससे अपनी ड्रेस की जिप ऊपर नहीं हो रही होती है। तभी यहाँ पर शिकुन उसकी हेल्प कर देता है। यहाँ पर जिनयान उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि उसको पता चल जाए मैंने मूव ऑन कर लिया है। हम क्विंगी को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर घूम रही थी और तभी पार्टी में सबकी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। यहाँ पर हम फू शिकुन को देखते हैं जो यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करता है कि ये जिनयान है और मेरी वाइफ भी। सुनने के बाद मिंग शुआन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ये रोकने के लिए जा ही रहा होता है तभी क्विंगी उसको रोक लेती है। कहती है इस तरीके से हम अंकल से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते, वो हमारे बिजनेस में काम आते हैं। अब यहाँ पर क्विंगी की मॉम शिकुन को बताती है कि उसने शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है और वो उनसे मिलवाने के लिए उसे बुलवाते भी हैं। पर शिकुन उनको बताता है कि अभी इसकी कंपनी स्टेब्लिश नहीं हुई है। सुनने के बाद तो वो उस बच्चे को मिंग शुआन के हाथ में रख देती है। यहाँ पर शिकुन कहता है इस बच्चे का नाम अभी तक रखा नहीं गया है तो जिनयान इसका नाम रख देगी। यहाँ पर क्विंगी को समझ में आ रहा था ये उसका अंकल तो सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। यहाँ पर क्विंगी सबके सामने ये कह देती है कि जिनयान कोई भी रिच फैमिली से नहीं है। हम देखते हैं मिंग शुआन जिनयान को साइड में ले जाकर उससे पूछता है यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है, तुम ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रही हो ना। इस पर मिंग शुआन उसे धमकाने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा कि मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ। वो कहती है बेशक बता दो, उसे सब कुछ पता है। दूसरी तरफ क्विंगी तो अपने अंकल को भड़काने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। यहाँ पर वो उसकी बातों से ऑफेंड हो जाता है, उसे कहता है अभी मेरे सामने नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो। तो
ऐसा करने लग जाती है और तभी देखते हैं मिंगशुआन और जिनयान भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो मिंगशुआन कहता है भले ही से आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आप इसके साथ इस तरीके से पेश नहीं आ सकते। तो शीकुन कहता है अगर तुम्हें इसके लिए इतनी सिंपैथी आ रही है तो तुम भी माफी मांगो। तो मिंगशुआन कहता है अगर जिनयान ये बात कहेगी तो मैं माफी मांग भी लूंगा, और इस पर वो बोल भी देती है। यहाँ पर जिनयान मिंगशुआन के साथ में हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रही थी और फिर सोचती है ये सब कुछ तो झूठ था, क्योंकि वो हमेशा तो उसके दिमाग में क्विंग ही रही है। और ये सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर शिक्विन उन दोनों को बताता है कि वो जानता है कि मिंगशुआन का उसके साथ डिवोर्स हो चुका है। वह क्विंगी कहती है आपको सब कुछ पता था? फिर वो कहता है हाँ, और इस बात का तो मैं 10 साल से वेट कर रहा था। और इस मिंगशुआन को तो कभी भी एहसास नहीं हुआ कि जिनयान ने तो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर और अपनी जॉब भी। यहाँ तक इसको ये तक नहीं पता लाओ शेन जिनयान खुद है। सब कुछ जानने के बाद मिंगशुआन को तो बहुत बड़ा झटका लग रहा था। यहाँ पर शिक्विन उससे कहता है अब वेट करो बस अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने का, और ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। सबके लिए मिंगशुआन को तो बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम शिक्विन और जिनयान को साथ में देखते हैं। यहाँ पर वो उससे कह रही थी मैं अपने पास्ट को पूरी तरीके से छोड़ चुकी हूँ और अब से हम दोनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे। कि इस बात पर वो उसके हाथ पर बड़े प्यार से किस करता है और काफी खुश भी दिखाई दे रहा था। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।